मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को ऑफिस का काम खत्म करके अपने अपार्टमेंट की तरफ आते हुए देखते हैं। जैसे ही ये लड़की अपने फ्लैट में आती है, वो देखती है कि रूम की लाइट जा चुकी थी, इसीलिए वो अपने फोन की लाइट जलाकर रूम में इधर उधर देखने लगती है। असल में उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि रूम में कोई और भी है। तभी पीछे से कोई आदमी उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और उसके बाद हमें सिर्फ इस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। देन यहाँ मूवी का सीन अब दूसरी लड़की पर शिफ्ट होता है जिसका नाम ग्योंग मिन था। मिन रात में अपने रूम में सो रही होती है। ठीक उसी के बगल में हम किसी आदमी को देखते हैं जो कि उसको पकड़कर सो रहा था। तभी वो आदमी उठता है और नाश्ता करके वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटों बाद मिन भी उठ जाती है और फ्रेश होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है। जैसे ही वो अपने डोर को लॉक करने जाती है, वो देखती है कि उसके डोर का लॉक तो पहले से ही खुला हुआ था। ये चीज देखकर वो सोच में पड़ जाती है। देन वो अपने लॉक का पासवर्ड चेंज करके अपने ऑफिस आ जाती है। असल में ग्योंग मिंग एक बैंक एम्प्लॉय होती है। ये काफी शांत स्वभाव की लड़की थी। इसी बैंक में इसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम ह्योजो था, वो भी काम किया करती थी। अब शाम को ऑफिस से घर जाते टाइम मेट्रो में ह्योजो मिन से कहती है कि तुम इतनी सीधी हो, इसीलिए सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं। यहाँ पर बात ये थी कि ऑफिस की दूसरी एम्प्लॉय मिन के क्लाइंट को अपने साथ ले जाती, लेकिन मिन उसे कुछ भी नहीं कहती थी। जिसके बाद मिन अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। अंदर आते ही गार्ड मिन को एक पार्सल देता है जो कि मिन की मदर ने उसके लिए भिजवाया था। मिन उसे लेकर अपने रूम के पास आ जाती है। यहाँ फिर से वो देखती है कि उसके लॉक का कवर खुला हुआ है। ये देखकर मिन काफी परेशान हो जाती है। अब मिन अपनी मॉम से रात में बात कर रही थी और वो अपनी माँ से लॉक के कवर के बारे में पूछ ही लेती है, जिसपे उसकी माँ बोलती है कि उन्होंने तो उसे छुआ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मिन सोने जाती है। उसे अभी नींद आती उससे पहले ही डोर नॉक होता है और कोई उसके लॉक का पिन बार बार दबाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि सुबह में मिन ने पिन रीसेट किया था, तो जो भी आदमी डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था उससे डोर खुलता नहीं है। यहाँ पर मिन काफी डर जाती है। थोड़ी देर बाद वो डोर ओपन करके बाहर देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अब अगले सीन में हम पुलिस को मिन के घर के बाहर देखते हैं। ये लोग मिन से थोड़ा पूछताछ करते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए ये यहाँ से चले जाते हैं। मिन पहले भी पुलिस कंप्लेंट कर चुकी थी, तो अब की बार ये पुलिस वाले इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब अगले सीन में हम मिन को सोते हुए देखते हैं कि तभी एक आदमी मिन के बेड के नीचे से बाहर आता है और मिन के साथ सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिन को कुछ भी याद नहीं होता और वो पहले से काफी वीक भी होती जा रही थी। मिन जब ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलती है, तभी वो गार्ड से कहती है कि क्या मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर सकती हूँ, जिसपे गार्ड मिन से कहता है कि आप जब चाहे तब रिकॉर्डिंग को देख सकती हैं। लेकिन मिन को यहाँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, तो वो बाद में चेक करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिन अपने लिए दूसरे अपार्टमेंट को देखने आई थी, लेकिन यहाँ के रूम काफी छोटे होते हैं और ये महंगे भी थे, तो इसीलिए ये अपार्टमेंट मिन को पसंद नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद एक कैफे में ह्योजो मिन को आइडिया देती है कि वो अपने लॉक को ही चेंज कर ले या फिर वो शादी कर ले। इसके बाद ये दोनों ऑफिस आ जाती हैं। मिन अपने क्लाइंट से थोड़ा हंस के बात करती है ताकि वो क्लाइंट यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा ले, लेकिन ये बंदा इससे कहता है कि मैं तभी अपना अकाउंट यहाँ ओपन करूँगा जब तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी। इस बंदे का नाम किम गी कॉन्ग था। जब मिन इसके साथ जाने के लिए मना करती है तो ये गुस्सा हो जाता है और मिन को काफी उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये मिन से कहता है कि तुमने अपने मतलब के लिए मेरे साथ फ्लर्ट किया है। तभी बैंक मैनेजर यहाँ आके किम गी कॉन्ग को बाहर फेंकवा देता है, लेकिन किम गी कॉन्ग मिन से कहता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। अब मिन ऑफिस का काम खत्म करके घर आती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से हम देखते हैं कि उसके बेड के नीचे से एक बंदा निकलता है और वो फिर से उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उसका वॉशरूम यूज करता है और उसे अच्छे से क्लीन कर देता है और मिन को पकड़कर सो जाता है। क्लोरोफॉर्म की वजह से मिन के सर में हमेशा दर्द रहने लगता है और मिन धीरे धीरे काफी वीक भी होते जा रही थी। ये आदमी मिन के उठने से पहले ही वहाँ से चला जाता। अब अगले दिन मिन के बॉस उसे बैंक में परमानेंट एम्प्लॉय बनाने का सोचते हैं, लेकिन बॉस के सामने भी मिन काफी थकी थकी लग रही थी। ऑफिस से निकलते ही मिन को किम गी कॉन्ग मिलता है। वो मिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मिन उसके साथ जाने से मना कर देती है।
तभी यहाँ अचानक से मैनेजर आ जाता है और मिन को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। वो मिन को उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ता है, जिसके बाद मिन अपने रूम में आती है और यहाँ रूम की लाइट चली गई थी। तभी उसका डोर नॉक होता है। जब वो डोर ओपन करती है तो उसे बाहर मैनेजर खड़ा हुआ मिलता है, जो कि उसका वॉलेट लेकर आया था। असल में मिन अपना वॉलेट मैनेजर की गाड़ी में ही भूल गई थी। वो अपना वॉलेट मैनेजर से लेती है। तभी मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हारे रूम की लाइट खराब है, तुम कहो तो मैं चेक कर लूं। मिन हाँ में अपना सिर हिलाती है और मैनेजर अंदर आ जाता है। वो जाके इलेक्ट्रिसिटी को चेक करता है और लाइट आ जाती है, जिसके बाद मैनेजर मिन के वॉशरूम में आता है। तभी मिन मैनेजर से पूछती है कि आखिर आपको मेरा फ्लोर और रूम के बारे में कैसे पता चला, मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। ये बात सुनते ही मैनेजर थोड़ा सोचता है। तभी मिन जल्दी से अपने रूम के बाहर आती है और मैनेजर से ये कहती है कि वो कॉफी लेने के लिए नीचे जा रही है, जिसके बाद वो नीचे आके पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो पुलिस वालों को बताती है कि मुझे लगता है कि मैनेजर ही इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहा था और मेरे घर में भी इसी ने ही घुसने की कोशिश की थी। जैसे ही ये पुलिस वाले डोर ओपन करते हैं, उन्हें मैनेजर डोर से ही लटका हुआ मिलता है, यानी कि किसी ने मिन के घर में ही मैनेजर को मार दिया था। अब यहाँ डिटेक्टिव ली मिन को पुलिस स्टेशन लाते हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि मैनेजर को मिन ने ही मरवाया है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि तुम्हारे घर पर तीसरा भी कोई इंसान था, क्योंकि हमें तुम्हारे घर में लड़कों की कुछ चीजें मिली हैं। तभी डिटेक्टिव के पास सीनियर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि मिन ने पहले भी कई बार पुलिस में कंप्लेन की थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके घर में घुसने की कोशिश भी, और इसीलिए बिना सबूत के हम मिन को पुलिस स्टेशन में नहीं बैठा सकते। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे जाने देता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मिन अपने ऑफिस आती है और यहाँ उसे काम से निकाल दिया जाता है। मिन काफी उदास मन से अपने अपार्टमेंट में आती है और अंदर आते ही वो गार्ड से अपने फ्लोर की रिकॉर्डिंग देखने को कहती है। यहाँ गार्ड उसे बताता है कि आपके फ्लोर का कैमरा काफी दिनों से खराब है, सिर्फ लिफ्ट वाला कैमरा ही ऑन रहता है। गार्ड मिन के साथ उसके फ्लैट में आता है और पूरा घर चेक करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिन अपने रूम को क्लीन कर रही होती है कि तभी उसे वहाँ एक स्वाइप की कार्ड मिलता है। अब वो उस चिप को अपने अपार्टमेंट के सभी डोर्स पर लगाकर चेक करती है कि क्या पता उन्हीं में से कोई हो जो उस दिन मेरे रूम में था, और फाइनली एक रूम उससे खुल जाता है। वो था रूम नंबर 701। पहले तो मिन डोर पर से ही आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद मिन रूम के अंदर आकर चेक करती है तो उसे कुछ पुरानी चीजें और एक लड़की की फोटो मिलती है। ये वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब मिन सारी बात ह्योजो को बताती है। थोड़ी ही देर में ह्योजो उस लड़की का नंबर निकाल लेती है और उसे टेक्स्ट करती है कि आखिर तुम हो कहाँ। ह्योजो मिन को बताती है कि जिसने भी मर्डर किया है उसके पास तुम्हारा कार्ड है और कल उसने कार्ड को पास वाले स्टोर में यूज भी किया है। अब ह्योजो और मिन दोनों मिलकर सस्पेक्ट का पता लगाने के लिए पहले तो स्टोर में आते हैं। वहाँ ये दोनों उतने ही अमाउंट का प्रोडक्ट खोजती हैं जितने की सस्पेक्ट ने मिन के कार्ड से पेमेंट की थी, और वो हर दिन एक ही अमाउंट का प्रोडक्ट खरीदा करता था। तभी स्टोर में एक लड़की आती है सेम वही अमाउंट का प्रोडक्ट लेने। ये दोनों तुरंत ही उसका पीछा करती हैं। थोड़ी देर बाद ये लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, तो उसको ढूंढने के लिए ह्योजो और मिन अलग अलग रास्ते पर निकल जाती हैं। पीछा करते हुए मिन एक घर के अंदर आती है। अंदर आने के बाद वो डोर नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तब वो उस डोर लॉक पर पिन इंटर करती है। काफी ट्राई करने के बाद भी डोर ओपन नहीं होता। तभी उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो अपना ही पिन वहाँ एंटर कर देती है और पता नहीं कैसे लॉक खुल भी जाता है। जिसके बाद मिन घर के अंदर जाती है और उसे वहाँ वही लड़की बिस्तर पर मिलती है जिसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इस लड़की की हालत बहुत ही खराब थी। इसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और ये अधमरी हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। इस लड़की को देखते ही मिन काफी घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ किलर आ जाता है। उससे बचने के लिए मिन लड़की के ही बेड के नीचे छिप जाती है। ये किलर यहाँ आके इस लड़की से कहता है कि आज बहुत से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी कोई फ्रेंड भी तुम्हें मैसेज कर रही है। किलर ह्योजो की मैसेज की बात कर रहा था, क्योंकि इस लड़की का फोन किलर के पास था तो इसको पता नहीं था कि ये ह्योजो का नंबर है। इसे लग रहा था कि कोई इसकी फ्रेंड इसको मैसेज कर रही है। फिर किलर यहाँ लड़की से बताता है कि मैंने किसी और को खोज लिया है तो तुम्हें अब मरना होगा। वैसे शायद तुम उसे जानती होगी, वो तुम्हारे एक फ्लोर नीचे ही रहती है।
ये बात सुनते ही मिन के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किलर किसी और की नहीं बल्कि मिन की ही बात कर रहा था। और थोड़ी ही देर में किलर उस लड़की को मार देता है। उस लड़की को मारने के बाद किलर उसके बॉडी पार्ट्स को काटने लगता है। मिन यहाँ से किसी तरह निकलने का रास्ता खोजती है कि तभी उसकी नजर किलर की वॉच पर पड़ती है, जो कि काफी पुरानी जमाने की वॉच थी। अब फाइनली मिन दरवाजे के पास पहुंच जाती है, लेकिन किलर पीछे से मिन को कहता है कि शायद तुम अपना फोन यहीं छोड़कर जा रही थी। और ये बात सुनते ही मिन काफी तेजी से उस घर से बाहर भागती है। बाहर आते ही वो हेल्प के लिए रोड पर चिल्लाने लगती है। किलर जैसे ही इसके पास आता है तभी ह्योजो वहां आकर उसे कसकर धक्का देती है और तब तक यहाँ पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो किलर वहां से भाग निकलता है। ये दोनों डिटेक्टिव को सब कुछ बताती हैं। तभी कुछ पुलिस वालों को छत के डस्टबिन में कटी हुई लड़की की लाश मिलती है और उसके बॉडी के पास मिन का विजिटिंग कार्ड मिलता है। इसीलिए सबसे पहले डिटेक्टिव किम गी कॉन्ग को उठाकर पुलिस स्टेशन लाती है, क्योंकि लास्ट टाइम मिन ने इसे ही अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। डिटेक्टिव इससे अपनी पूछताछ पूरी करता है। तभी इसकी नजर किम गी कॉन्ग की वॉच पर जाती है और हमने पहले ही देखा था सेम ऐसी वॉच को मिन ने भी किलर के हाथों में देखा था। अब सीन मिन और ह्योजो पर शिफ्ट होता है। इन्हें डिटेक्टिव बताता है कि जब तक फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो जाता तब तक वो हमारी कस्टडी में ही रहेगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन मिन किसी और जगह शिफ्ट हो जाती है। इधर किम गी कॉन्ग को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते। कॉन्ग जेल से छूटने के बाद मिन के अपार्टमेंट में आता है और उसके बारे में गार्ड से पूछने लगता है, लेकिन गार्ड उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। थोड़ी देर बाद मिन के दरवाजे पर एक पार्सल वाला आता है। वो उस पार्सल को लेती है और उसे ओपन करती है। इसके अंदर एक फोन होता है। जब वो उसे ऑन करती है तो मिन अपनी खुद की फोटोज उसमें देखती है, जो कि उसके सोते टाइम की थी। और तभी उसके फोन पर ह्योजो का वीडियो कॉल आता है, जहां हम देखते हैं कि किलर ह्योजो के रूम में पहुंच गया था और ह्योजो को बेहोश करके उसके पैरों को काटने वाला था। ये चीज देखकर मिन बिना सोचे जल्दी से ह्योजो के घर की तरफ भागती है और जल्दी जल्दी में वो अपने रूम को लॉक करना भूल जाती है। थोड़ी देर में ही मिन ह्योजो के अपार्टमेंट में पहुंचती है। जैसे ही मिन ह्योजो के दरवाजे को खोलने का ट्राई करती है कि तभी वहां किम गी कॉन्ग आता है और मिन को मारने लगता है। मिन ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, तो डिटेक्टिव यहाँ आके किम गी कॉन्ग को पकड़ लेते हैं। मिन जल्दी से ह्योजो के रूम में आती है और ह्योजो को देखकर रोने लगती है। यहीं से सीन कट होकर किलर पर आता है, जहाँ हम उसे मिन के नए वाले अपार्टमेंट की कीज रखते हुए देखते हैं, क्योंकि किलर ने डुप्लीकेट कीज बनवा ली थी। फिर ह्योजो को हॉस्पिटल लाया जाता है। वहीं पे डिटेक्टिव मिन को बताते हैं कि किलर ने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया था, यानी कि किलर पहले ही ह्योजो को बेहोश करके उसके पैर पर कट लगा चुका था और उसकी वीडियो बना ली थी। जिसके बाद डिटेक्टिव मिन को उसकी सेफ्टी के लिए एक छोटा सा कैमरा देते हैं। मिन जब अपने रूम में आती है तो उस कैमरे को पहले तो सेट कर देती है और बगल वाले स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए आ जाती है। तभी इसे पहले वाली बिल्डिंग का गार्ड मिलता है, जिसका नाम हैंग डोंग था। ये मिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिन अपना सामान लेकर काउंटर पर आ जाती है और बिल पे करके यहाँ से जाने लगती है कि तभी हैंग डोंग एक सामान यहाँ से लेता है, जिसका प्राइस ठीक उतना ही था जितना कि किलर ने मिन के कार्ड से पेमेंट की थी। जब मिन पलट कर देखती है तो उसे हैंग के हाथ में किलर वाली वॉच दिखती है, जिसको देखने के बाद मिन काफी डर जाती है और भागते हुए अपने फ्लैट में आती है। जैसे ही वो अंदर आती है तभी डिटेक्टिव का कॉल आ जाता है। वो इसे घर में ही रहने के लिए बोलता है। यहाँ मिन को डिटेक्टिव बताते हैं कि डीएनए मैच नहीं हो रहा था, तो हमने किम गी कॉन्ग को रिहा कर दिया था, लेकिन अभी अभी उसे किसी ने मार दिया है, यानी कि किलर कोई और ही है। अब मिन डरते डरते अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और उसकी नजर उसी सामान पर पड़ती है जो अभी थोड़ी देर पहले हैंग ने खरीदी थी। जिसके बाद मिन पहले तो अपने फोन में रिकॉर्डिंग चेक करती है और रिकॉर्डिंग देखते ही मिन सन्न रह जाती है, क्योंकि हैंग उसके बेड के नीचे ही छिपा हुआ था। तभी नीचे से हैंग मिन का पैर पकड़ता है, लेकिन मिन पूरा जोर लगाकर दरवाजे की तरफ भागती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम मिन को बेड पर देखते हैं, जो कि अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। हैंग इसको धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो मैं तुम्हारा पैर काट दूंगा। ये बोलते हुए हैंग मिन के पास आता है, लेकिन तभी मिन कसकर हैंग को काट लेती है और यहाँ से भागने लगती है। जैसे ही मिन नीचे आती है तो वो देखती है कि यहाँ सभी दरवाजे लॉक हैं। मिन को खोजते हुए बाहर डिटेक्टिव भी आ गया था। डिटेक्टिव घर के अंदर आता है और मिन को आवाज लगाता है कि तभी हैंग डिटेक्टिव पर हमला कर देता है और यहाँ डिटेक्टिव भी मारा जाता है।
डिटेक्टिव की आवाज सुनकर जब मिन बाहर आती है तो हैंक मिन पर भी हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। मारते वक्त इन दोनों के ऊपर एक लकड़ी की अलमारी गिर जाती है। अलमारी के अंदर ही ये दोनों हाथापाई करने लगते हैं और मिन खुद को बचाने के लिए हैंक को इतनी तेज धक्का मारती है कि हैंक का जो सर था वो एक नुकीली चीज में घुस जाता है और इसकी यही मौत हो जाती है। असल में हैंक एक चूतिया इंसान होता है जो कई लड़कियों के रूम की कीज चुरा कर उनके आने से पहले ही वो घर में छिपा रहता और जब वो सो जाती तो उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता, जिसके बाद वो उन लड़कियों के साथ गलत काम करता और साथ ही साथ वो उनका वॉशरूम और किचन यूज करके लड़की के उठने से पहले ही वहाँ से चला जाता। अब यहाँ कोर्ट ने मिन को बेगुनाह मानकर उस पे कोई चार्जेस नहीं लगाए। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है लेकिन मिन अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकली थी। वो जब भी अपने घर में आती एक बार बेड के नीचे जरूर देख लेती और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।